हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा सुपर हो और आपकी प्रिपरेशन फॉर सीए फाउंडेशन बेटा एकदम बहुत अच्छी चल रही हो। एंड इस प्रिपरेशन को बढ़िया करने के लिए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा बच्चों आपको पता है, हमने आपके लिए इको पढ़ के चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है फॉर सीए फाउंडेशन, जिसमें हम पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड पूरा बिजनेस लॉ पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन के लिए जो है प्रिपेयर करके अपलोड करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बेटा इस सीरीज में अभी तक आपको पता है लॉ में हमने अपना सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करा था, पहला चैप्टर विच इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, राइट। ऑल्दो मैं थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स को चलाऊंगा, बट मैंने स्टार्ट आईआरएफ से ही करा, बुक के अकॉर्डिंग। और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अभी तक हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और आज मोस्ट प्रोबेबली इसका फाइनल 3rd लेक्चर होगा, जिसमें मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट कि इसे रैप अप करके खत्म कर दूं। राइट, ट्राई करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पेज से चलेंगे। कंटेंट क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए भाई, ये नहीं है कि खिंच रहा है स्ट्रेच हो रहा है, वो कोई टेंशन नहीं है। जहां 1 घंटे लग रहा है वहां 1.5 लग जाए, 2 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट एकदम क्लियर एंड कट होना चाहिए, बच्चे को एक बार इसे पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर नोट बना लिए, प्रॉपर समझ लिया, सब हो गया, उसके बाद तुम मॉड्यूल पे भी जा रहे हो, कुछ कहीं नहीं जाना। दिस इज मोर 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 देन सफिशिएंट। नोट्स वोट सब कुछ बने हैं, ये लर्न करने के बाद नोट से आपको सिर्फ क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। राइट, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने आपके साथ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टार्ट करा था और आज हम इसे खत्म करने वाले हैं। बट आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी एक क्विक रिवीजन, अभी तक हमने क्या करा सबको भाई माँ कसम में मेरे साथ साथ रिपीट करना। हमने क्या बताया बेटा? सबसे पहले मैंने आपको बताया लॉ का मीनिंग क्या होता है। तो लॉ का मतलब होता है सेट ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज जो कि इंपोज करती है गवर्नमेंट, ताकि वेलफेयर को सिक्योर किया जा सके और जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। फिर आई थी बात लॉ के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो बेटा लॉ के 3 मेजर सोर्सेज थे। पहला था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा था बेटा हमारा जो है पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली, और तीसरा था बेटा जो प्रेसिडेंट जुडिशरी अनाउंसमेंट होती है या यूजेस एंड कस्टम्स, जो रीति रिवाज चल रहे हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि भाई जो लॉ है उसकी कुछ हिस्ट्री, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने पावर दी है पार्लियामेंट को, जहां पे रूलिंग ऑपोजिशन पार्टी लॉ बनाते हैं और इसमें मिनिस्टर्स होते हैं जो पब्लिक इलेक्ट करती है। दूसरी बात, जो पार्लियामेंट लॉ इंपोज करता है वो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। और जो स्टेट असेंबली लॉ बनाती है वो सिर्फ स्टेट बाउंड्रीज तक के लिए होता है, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद 1935 में पार्लियामेंट ऑफ यूके में, मतलब जब इंडिपेंडेंस नहीं मिलती उससे पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसने हमारी कंट्री को, गवर्नमेंट को यूनिट, जो आपका यूनिटरी है उसे फेडरल बना दिया, मतलब पावर सेंट्रल स्टेट में एलोकेट कर दी। सेकेंडली उन्होंने एक फेडरल कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें 12 साल तक 151 केसेस सॉल्व करे, और बाद में फेडरल कोर्ट को कन्वर्ट कर दिया इनटू सुप्रीम कोर्ट, जो आज का एपेक्स जस्टिस बॉडी है। इसके अलावा बेटा हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले हमारे पास एक फ्रीडम फाइटर की प्रोविजनल असेंबली भी बनी थी, और इस असेंबली ने कुछ ऐसे एक्ट बनाए थे, मतलब कुछ ऐसे स्पेशल एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिले, जो इन्होंने बनाए। आपका आईसीआई भी इसका एक एग्जांपल है। और फाइनली देयर आर 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो मैटर बताते हैं। सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर जहां पे वो लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट बताती है वो मैटर जहां पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट वो मैटर बताती है जहां पे सेंट्रल स्टेट मिलकर लॉज बनाएंगे। उसके बाद मैंने बताया भैया लॉ बनेगा कैसे सर, प्रोसेस तो बताइए। तो बेटा सबसे पहले बिल ड्राफ्ट किया जाएगा और उस बिल को हम पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। जो बिल है वो टेम्पररी रहेगा, तो बिल को हम प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। पहले लोकसभा से कंसेंट लेंगे, फिर राज्यसभा से कंसेंट लेंगे, एंड फाइनली जब प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे देगा, उस पर साइन कर देगा, तब हम ऑफिशियल गैजेट में उसे अनाउंस करके, पब्लिश करके बिल को एक्ट बना देंगे। अब वो टेम्पररी डॉक्यूमेंट से परमानेंट बन चुका है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा लॉ कितने टाइप का होता है, तो हमने 4 लॉ पढ़े थे। सबसे पहला होता है क्रिमिनल लॉ, सेकंड होता है सिविल लॉ, थर्ड होता था आपका कॉमन लॉ, और चौथा होता था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सबके बारे में शॉर्ट नोट लिखवाया था, पेपर में आ सकता है। क्रिमिनल लॉ बेटा जहां पे आप पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजर करते हो, यहाँ पे आपके साथ इम्प्रिजनमेंट एंड पेनल्टी कंपनसेशन दोनों टर्म में लग सकता है। इसमें 2 प्रोविजन होते हैं, एक आपका आईपीसी लगता है जहां पे ये पुलिस से रिलेटेड होता है, ये पूरा प्रोसीजर बताता है उसका, और सीआरपीसी जो है वो फाइनली कोर्ट के यूज के लिए होता है कि पनिशमेंट को कैसे इन्फोर्स किया जाए। लेकिन अब आईपीसी सीआरपीसी हट चुके हैं, अब मैंने आपको बताया था थोड़े चेंजेस आ गए हैं, बट अभी आपके मॉड्यूल में यही है, तो आपको याद रखना है। सेकेंडली सिविल लॉ होता है बेटा जो भी क्रिमिनल के अलावा एक्ट बच गए, लाइक कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो गई, पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट्स के मैटर जो है वो सिविल लॉ में डील होते हैं। यहाँ पे कोई इम्प्रिजनमेंट, कोई जेल नहीं होगी, लेकिन आप पे जो पनिशमेंट है वो मॉनेटरी टर्म में फाइन लगा के दी जा सकती है। राइट, उसके बाद हमने देखा था बेटा कॉमन लॉ। कॉमन लॉ वो होते हैं जो पुराने केस एंड जजमेंट्स ऑफ, पुराने केसेस के जजमेंट्स हम निकाल के डालते हैं। ठीक है, इसमें डॉक्ट्रिन होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसेस, जो बोलता है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, मतलब जो पहले डिसाइड हो गया है आपको उसी पे रहना है। अगर पुराने जज ने ये जजमेंट दिया है तो हम उनसे एज अ लॉ यूज कर सकते हैं।
एंड लास्ट आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये कहता है भैया बियॉन्ड द लॉ जाके समझो, लॉ बनाने का, लॉ मेकर का असली इंटेंशन समझो। दूसरी बात, कोई भी पर्सन अपने क्राइम में जज नहीं हो सकता। और तीसरी बात, सामने वाली पार्टी को एक प्रॉपर राइट दो, एक प्रॉपर जो है आपको मौका देना पड़ेगा फेयर हियरिंग का। इसके बाद मैंने आपको बताया था हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में, लेकिन मैंने उससे पहले एक नोट लिखवाया कि भैया इंडिया में 3 मेजर पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव होते हैं लॉ मेकर, जो लॉ बनाते हैं, लाइक पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये तो हो गया डिस्कशन। सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव, जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, लेजिस्लेटिव ने जो लॉ बनाया है, उस लॉ को एनफोर्स करवाने वाली बॉडी इज एग्जीक्यूटिव। इसमें आपकी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आते हैं। और थर्ड, लॉ मेकर लेजिस्लेटिव हो गया, लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले आपके एग्जीक्यूटिव हो गए। अब जो लॉ बनाया है उस लॉ का इंटरप्रिटेशन एंड जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए वी हैव जुडिशियल। तो यहाँ पे कोर्ट्स वोट्स आ गए सारे। अब हमें लेजिस्लेशन तो हमारा ऑलरेडी डन हो गया, अब हमें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने। पहला, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जुडिशरी सिस्टम, जो हमने हेडिंग डाली थी। थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक भी बताया था जुडिशरी सिस्टम का, कि हायरार्की क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह वगैरह, ये करेंगे। और ये जुडिशरी सिस्टम करने के बाद हमारा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसमें हमें 4 मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, वो करेंगे। बेटा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आ जाता है आपको 6 नंबर में, ए और बी करके 2 दे देंगे, 3 मार्क्स में। पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी पीजी, फटाफट से मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पे ध्यान देना है। नोट्स प्रिपेयर करो, अच्छे से लर्न करो, मॉड्यूल की कोई जरूरत नहीं है। सारा कंटेंट अगर आपको चेक करना है, सारा कंटेंट मॉड्यूल से निकालकर हमने दे दिया है आपको, राइट। उसके आगे आपको जाना नहीं है। इनकेस अगर आपको लग रहा है कोई ट्रस्ट इशू है सर पढ़ना है, आप पढ़ लेना और मैच कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा नोट्स में, राइट। और वो भी समराइज वे में, जो लिखना है जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से। अब तो बेटा जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया पे हम बात कर रहे थे। बेसिकली जुडिशरी सिस्टम जो है वो कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश होती है, जस्टिस प्रोवाइड हो सके, फेयरनेस एंड इक्विटी के बेसिस पे प्रोवाइड हो सके, ये सब काम उसका होता है। हायरार्की मैंने आपको बताई थी, एंड हायरार्की में सबसे पहला था सुप्रीम कोर्ट। तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट पे आपको क्वेश्चन आएगा कि भैया जुडिशरी सिस्टम को बताइए, या हायरार्की एक्सप्लेन करिए, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या तीनों में डिफरेंशिएट करिए। तो इस तरीके से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको ध्यान समझना है, पॉइंट्स में आंसर करने हैं बहुत आराम से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर, फटाफट से हम पहले सुप्रीम कोर्ट पे डिस्कशन करते हैं। आप मेरे साथ पहले फटाफट से पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सिंपल क्रिस्प पॉइंट, एकदम क्रिस्प पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी। भाई साहब ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशरी की एपेक्स बॉडी है। व्हाट डू यू मीन बाय एपेक्स? बेटा एपेक्स का मतलब है सुप्रीम बॉडी, मतलब इसके ऊपर जुडिशरी बॉडी नहीं आती कोई भी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया तो आप उससे ऊपर कोई भी जुडिशरी बॉडी के पास नहीं जा सकते, राइट। तो ये एपेक्स यानी टॉप लेवल की जुडिशरी बॉडी है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंटर्स बनाने बढ़िया एकदम क्रिस्प ताकि आपको याद रही थी। एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950, राइट। तो 1950 में 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। इससे पहले आपको पता था वो फेडरल कोर्ट होता था, अब उसे सुप्रीम कोर्ट बना दिया इंडिपेंडेंस के बाद। पॉइंट नंबर 3, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126। क्या बोल रहा है? कह रहा है भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल जजेस है, जैसे हर कोर्ट में जजेस होते हैं। थोड़ा आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल मेंबर्स होते हैं उसमें 34 जजेस है। अब देखो ये नंबर ना थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, आते रहते जाते रहते। जनरली जो आपकी मॉड्यूल में है मैं वो डेटा बता रहा हूं। तो देयर आर 34 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में है, और इसके एडिशनली 34 तो जजेस है नॉर्मल, एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट अथॉरिटी है, राइट। तो 34 नॉर्मल जजेस है जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, एंड एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो सबसे टॉप लेवल पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज। पॉइंट नंबर 4,
प्रिंसिपल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट of 7 member including चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो प्रिंसिपल बेंच है उसमें 7 मेंबर्स की कमिटी होती है पूरी, ठीक है। जब कोई जजमेंट, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है तो आप वीडियोस वगैरह में देखोगे 7 मेंबर्स बैठे होते हैं, 7 जजेस बैठे होते हैं, पूरी बेंच होता है उनका जो डिसीजन मेकिंग में वोट करते हैं। और वहां पे सबसे मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 6 अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, राइट, जो प्रिंसिपल बेंच होती है। इसके अलावा मैंने टोटल जजेस आपको 34 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ वो इंडिया बताया था, ठीक है। प्रेजेंटली, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटली number has increased to 34 including the chief justice of India due to rise in the number of cases and वर्कलोड, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा सुप्रीम कोर्ट का बेटा पैराग्राफ नोट डन होता है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है जुडिशरी की, स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट अथॉरिटी होता है अंडर आर्टिकल 126। प्रिंसिपल बेंच जो सबसे पहले बनी थी उसमें 7 मेंबर थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, मतलब 6 नॉर्मल जजेस एंड एक चीफ जस्टिस, लेकिन अब इसे बढ़ा के 34 कर दिया इंक्लूडिंग, तो देयर आर 33 अदर मेंबर्स एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि वर्कलोड एंड केसेस बहुत ज्यादा हो गए। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। अब इससे नीचे हायरार्की में आपको पता है आता है हाई कोर्ट। अब देखना, पूरे इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो स्टेट वाइज होता है, मतलब हर स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का एक हाई कोर्ट होता है और कुछ स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट भी होते हैं। तो हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट से सुपीरियर बॉडी सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे इंडिया, पूरी कंट्री का एक होता है, राइट। तो सेकंड पॉइंट आप डालेंगे मेरे साथ साथ जुडिशरी सिस्टम में, दैट इज हाई कोर्ट, ठीक है जी। अब हाई कोर्ट के ऊपर पॉइंट लिखते हैं जल्दी जल्दी से। पॉइंट नंबर 1 फटाफट देखेंगे, एकदम सिंपल। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट। जो अगर मैं सिर्फ स्टेट की बाउंड्री को कंसिडर करूं तो स्टेट के अंदर जहां पे आप हाईएस्ट जुडिशियली अपील कर सकते हो स्टेट में, वो हाई कोर्ट होता है, राइट। कंट्री में सुप्रीम कोर्ट टॉप लेवल पे, अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और आप उस जजमेंट से खुश नहीं हो तो आप उस जजमेंट को अपील, उस दोबारे से आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, राइट। बट स्टेट की बाउंड्री में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट की होती है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ अपील इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हाई कोर्ट। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा, आर्टिकल 214 of Indian Constitution states each state must have a high court। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 में लिखा है हर एक स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का एक हाई कोर्ट होगा। पॉइंट नंबर 3, आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन limits a high court सुपरवाइजरी पावर, राइट। तो हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं उन्हें लिमिट किया है आर्टिकल 227 में। बेसिकली मैंने आपको बताया अगर आप हाई कोर्ट को चैलेंज करना चाहो डिसीजन को तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो हाई कोर्ट की पावर भी लिमिटेड है और वो लिमिटेड पावर 227 में बताई गई है। इसके अलावा बेटा पॉइंट नंबर 4,
there are 25 high courts, one of each state and union territory. Full stop. Next point. 6 states share a single high court. And last, oldest high court in India, बेटा वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि स्टैब्लिश हो रखा है, established on 2 जुलाई 1862। तो ये आपका हाई कोर्ट का मैटर होता है, डन। ठीक है बेटा, मैं पहले बता रहा हूं, ये एक तो मतलब लॉ से हटके, ये कोई लॉ नहीं है, ये बस फैक्ट है। पेपर में क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, 2 कोई भी पॉइंट, 3 कोई भी पॉइंट, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, राइट। पॉइंटर्स एकदम क्लियर है, एक बार रिपीट करेंगे वापस से। सुप्रीम कोर्ट से नीचे बॉडी आ गई हाई कोर्ट। सबसे पहले हाई कोर्ट जो है स्टेट की सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, स्टेट की। आर्टिकल 214 कह रहा है हर स्टेट में का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 2 to 7 बट उसकी पावर को लिमिट भी करता है। टोटल 25 हाई कोर्ट्स है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। 6 स्टेट ऐसी है जो हाई कोर्ट को शेयर करिए, सिंगल हाई कोर्ट को। और सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया का कहां है? कैलकाटा हाई कोर्ट है। वो भी कब स्टैब्लिश हुआ था? 2 जुलाई 1862। तो ये सारा का सारा फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट हो गया डन, हाई कोर्ट हो गया डन। बस आपका काम सिंप्लीफाइड कर रहा हूं, ऑल्दो ये मैं बुक से भी रीड करवा सकता था चाहूं तो, बट पॉइंट ये कि आपके लिए कुछ मेहनत नहीं बचनी चाहिए, आपका काम है बस इसको लर्न करना। आपको पता होना चाहिए इतने पैराग्राफ में से कितने पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं स्पेसिफिकली एग्जाम के लिए, सो दैट आपको मार्क्स मिल जाए। अब इसके बाद बेटा थर्ड हायरार्की में जो पॉइंट आता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री का एक, उसके नीचे हाई कोर्ट स्टेट का एक, उसके अंदर अब स्टेट के अंदर भी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। अब हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने स्मॉल लेवल पे भी एक कोड बनाया है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोड, राइट। तो दिल्ली में साकेत कोर्ट है, राइट, वो क्या है? वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो हर स्टेट का एक हाई कोर्ट तो है। अब देखो, अगर हमने सारे केसेस, छोटे बड़े सारे सारे केसेस जो है वो हाई कोर्ट पे लगा दिए, तो यार हाई कोर्ट पे कितना बर्डन पड़ जाएगा, राइट। केसेस बहुत पेंडिंग चले जाएंगे, जजमेंट बहुत डिले हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, छोटे मोटे केसेस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे डाइवर्ट करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप सहमत नहीं हो तो बिल्कुल आप हाई कोर्ट पे अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट से सहमत नहीं हो, सुप्रीम पे अपील कर सकते हो, बट इनिशियली आपका केस जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, राइट। अब सर पॉइंट ये कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन सा केस जाएगा और हाई कोर्ट में कौन सा केस जाएगा। तो बेटा यहाँ पे ना एक लिमिट है कि अगर आपका कंपनसेशन का अमाउंट आपको लगता है 2 करोड़ तक का है, तो आपका जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया जाएगा। लेकिन अगर आपके जो भी केस है उसमें आपको लगता है इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ जो वैल्यू है वो 2 करोड़ से ज्यादा जा सकती है, कंपनी में फाइन लग जाए 2 करोड़ से ज्यादा, या ऐसा कुछ वैल्यू जो 2 करोड़ से ज्यादा कंपनसेशन है, तो उस सिनारियो में आपका जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 करोड़ की लिमिट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, उससे ऊपर के केस नहीं उठाता। चलिए, तो लास्ट हेडिंग डालेंगे बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नॉट लास्ट, इसके बाद एक और है वैसे, बट वो डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। पॉइंटर्स बनाएंगे भाई। पॉइंट नंबर 1 बहुत सिंपली एकदम लिखेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट, बिलो द हाई कोर्ट्स आर दी district courts. Point number 2, court of district judge deal with civil law matters, that is contractual disputes. अब ये समझ नहीं आएगा जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, रुक जाना एक मिनट। इसके साथ साथ एंड contractual disputes and claim damages,
और दूसरी बात, कोर्ट ऑफ सेशन डील्स विद क्रिमिनल मैटर्स। बेटा क्या बोला, ध्यान से सुन लो। पहला पॉइंट, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो पार्ट में डिवीजन कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। जो मतलब मैं वैसे बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, जो पॉइंट बता रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल मैटर्स में डील करते हैं, सिविल मैटर मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट हो गए, थोड़ा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल मैटर में डील करते हैं उन्हें बोलता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यहां पे डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्रिमिनल मैटर में डील करते हैं उसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, और वो जो जज होता है उसे सेशन जज बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो टाइप के जज होते हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज, एक होता है सेशन जज। सेशन जज स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस को सिर्फ, और जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है सिविल केसेस को, राइट। तो सेशन जज एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल केसेस पे जजमेंट लेता है, और जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सिविल केसेस में जजमेंट लेता है। तो यहां पे वही बोल रहा है, जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है वो डील करता है सिविल लॉ में, सिविल लॉ के मैटर, और जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है वो डील करता है क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल मैटर्स में, राइट। तो ये वाला पॉइंट नंबर 2 में बोला। आई होप क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 देखना, अ सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन, जो मैंने आपको बताया, नॉट मोर देन ₹2 करोड़। भाई जो सिविल जज है जो डिस्ट्रिक्ट में बैठेगा वो भाई साहब 2 करोड़ तक के मैटर पे जा सकता है। उससे ज्यादा अगर आपको लग रहा है 2 करोड़ से ऊपर का केस है तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट जज में, सिविल जज में सॉरी, डील नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट विच इज द लास्ट पॉइंट, कह रहा है कोर्ट गेट टेरिटोरियल jurisdiction based on areas covered by them, full stop। Last, cases are decided based on the local limits which the parties reside or the property under dispute is situated। तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जैसे मैंने बताया भाई ये आपका दिल्ली है, अब आपका जो डिस्प्यूट हुआ है वो मान लीजिए दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है लोकेशन ए में, तो भाई उस लोकेशन ए के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना होगा आपको वहां पे केस फाइल करना है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोकेशन बी का है तो आपको फिर वहां के कोर्ट, जैसे जस्ट लाइक पुलिस के केस में एफआईआर फाइल होती है तो वो सबसे पहले पूछते हैं भाई मैटर कहां पे हुआ है। अगर मान लो मैटर जो है हॉस्कास्ट में हो तो हॉस्कास्ट थाने में आपको एफआईआर करवानी है, साकेत में हो साकेत, मतलब वो जुरिडिक्शन डिवाइड कर रखी है। सेम विद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपको जो है केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन लोकल लिमिट्स विच द पार्टीज रिसाइड, जहां तो पार्टी रहती है जहां पे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, उनके बेसिस पे आपका जो है डिस्ट्रिक्ट का कोड डिसाइड होगा। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट में कोई क्लियर, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट पहले हमने डन करा अच्छे से, उसके बाद हमने हाई कोर्ट डन करा अच्छे से, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डन करा, हायरार्की वाइज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट होल ऑफ इंडिया का होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेगा। पहले जो है बेंच में 7 थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, अब 34 से इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। उसके बाद नेकेंड आता है हाई कोर्ट, जो स्टेट वाइज सबसे ऊपर बॉडी में आता है। यहाँ पे जो है हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है जनरली, और इसकी पावर लिमिटेड होती है। इसमें जो है 6 स्टेट ऐसे है जो कॉमन हाई कोर्ट शेयर कर रहे हैं, और ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कलकत्ता का है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बेटा उसमें 2 है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज जो सिविल केसेस डील करता है, एक होता है सेशन जज जो क्रिमिनल केसेस डील करता है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट की लिमिट है उस जुरिडिक्शन में केस फाइल होगा। लोकेशन ए में अगर प्रॉब्लम है तो दिल्ली के अंदर लोकेशन ए का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे आपको केस फाइल करना है।
इसी के अलावा आप एक पॉइंट और लिखना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के नीचे, पॉइंट नंबर 4, एंड इसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन कोड्स। अब सर आप बोलोगे सर ये क्या बवाल है, ये क्या, ये तो नया है, ये तो हमने सुना ही नहीं। बेटा ध्यान से सुनिए, मेट्रोपॉलिटन कोड और डिस्ट्रिक्ट कोड एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर। मैटर क्या, सुनो, अगर मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं तो क्या होता है, हर स्टेट में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जैसे दिल्ली में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लेकिन स्टिल केसेस इतने ज्यादा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजमेंट आने में टाइम लगता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि यार क्यों ना जो बड़ी बड़ी स्टेट्स है लाइक दिल्ली, बॉम्बे, लाइक बैंगलोर, जो जो आपके क्या है, जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, कितनी ज्यादा, जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स भी स्टैब्लिश करेंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल की बातचीत हो रही है, लेकिन ये जो है ये उन स्टेट में होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, पर्टिकुलरली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, उन स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी आया है, ताकि जो बर्डन है केसेस का वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके और जो जजमेंट का जुडिशियल प्रोसेस है उसे फास्टर कर सके। तो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये कैटेगरी है या उसी का टाइप है, बस ये वहीं पर होगा जहां पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगी, और जो यहां का जज होता है उसकी सेम राइट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, मतलब दोनों सिमिलर पावर रखते हैं। तो फटाफट से पॉइंटर्स बना लीजिए। पॉइंट नंबर 1 जल्दी लिखना, 2-3 पॉइंट है बस। एस्टैब्लिश्ड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज in consultation with हाई कोर्ट, राइट। ये स्टैब्लिश हुआ है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ, where the population is 10 lakh और मोर। ये एक ही पॉइंट कर लो यार, जहां पे पॉपुलेशन क्या है 10 लाख या उससे ज्यादा, उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को स्टैब्लिश कराएं। पॉइंट नंबर 2 बनाना, यहां का जो जज होता है वो कौन है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जो यहां का जज होगा, हैज पावर्स एज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, राइट। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है और मेट्रोपॉलिटन का जज है, उनकी सेम पावर रहती है, इक्विवेलेंट ही माना जाता है दोनों को। बस याद रखना यहाँ पे ये वहीं पे लगते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहां की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है। तो बेटा यहाँ पे हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम होता है समाप्त। किसी को कोई डाउट या परेशानी तो बताइए, राइट। तो बहुत एकदम सिंपल चलता आ रहा है, हमने बहुत सिंपल टॉपिक डन करे। फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं, लॉ का मीनिंग पढ़ा पहले, उसके बाद लॉ के सोर्सेज पढ़े, फिर मैंने आपको बताया भैया थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉ के बारे में। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ लॉ, क्रिमिनल, सिविल, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये सब कवर करने के बाद फिर हमारे इंडिया के 3 पिलर्स पे, विच इज लेजिस्लेटिव, जो ओवरऑल डन हो गया है, फिर आता है एग्जीक्यूटिव, जो अभी हमें एक लास्ट टॉपिक बचा है करने के लिए, वही बचा है, और लास्ट इज जुडिशियल, जो हमने डन कर लिया। तो लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशियल डन हो गया जो अभी पढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही सिमिलर लेवल पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। अब अगर आप नोटिस करो, हमारा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बच गया है पूरे चैप्टर में, पूरा चैप्टर खत्म, 6 नंबर आपके डन है, बस एक लास्ट टॉपिक बचा है विच इज एग्जीक्यूटिव। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है बेटा, ये कौन है, जो बॉडीज लॉ को एग्जीक्यूट करती है, इसमें आती है मिनिस्ट्रीज। जो लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करते, तो उसके लिए हमने एग्जीक्यूटिव बॉडीज बनाई है। 4 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री एंड लॉ एंड जस्टिस। इसके अलावा 3 बॉडीज भी अलग से पढ़ाई है, सेबी, आरबीआई एंड आईबीबीआई, राइट। तो हमारे पास टोटल 4 वो मिनिस्ट्री हो गए, 3 पॉइंट, 7 पॉइंट्स है हमारे पास। अब फटाफट से जल्दी से हम जो है इसे रीड करेंगे। सर रीड आपने तो बोला था नोट्स, बेटा देखो ये ना, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। पेपर में
लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया कि आरबीआई से भी आईबीपीआई नोट लिखो, राइट? तो ये मत लेना कि भाई ये जो है फालतू कंटेंट है, सर ने नोट्स नहीं बनाए तो बुक से रीड करवा रहे। थोड़ा सा बेटा आपको अपने लेवल पे भी एफर्ट करने हैं। तो यहाँ पे हमने जो है आपके लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है पूरा नोट लिख दिया है। ये राजी, ये तो हमने कर लिया है, यहां से जुडिशियल कर लिया था ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ। तो ये इसका कुछ काम नहीं है, यहां से हमारा मैटर है। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलो, सबसे पहला पॉइंट डालेंगे आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है? या तो क्या करें, एक मिनट ना, क्या करें क्या करें, रीड ही ज्यादा बेटर ऑप्शन तो मुझे रीड का ही लग रहा है भाई। चलो रीड ही करते हैं फिर, राइट? थोड़ा एक्सेसिव हो जाएगा काम अगर नोट करवाने बेटा। तो आप एक काम करना, आप हेडिंग डालो। हेडिंग क्या है इसकी, हेडिंग बता देता हूं मैं। जुडिशरी सिस्टम तो खत्म हो गया, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालना एनफोर्सिंग द लॉ, ठीक है? उसी के नीचे, जस्ट नीचे आपको नोट्स बनाने हैं। मैं हाईलाइट करता चल रहा हूं लेकिन आपको प्रॉपर नोट्स बनाने भाई इसमें। हाँ जी भाई, सॉरी कॉल आ गया था। हाँ, तो आप जो है हेडिंग डालेंगे भाई साहब, हेडिंग डालना एनफोर्सिंग द लॉ। अब हमने देखो लेजिस्लेटिव का छोटा मोटा डिस्कशन कर लिया, इसके ऊपर मैंने अभी आपको क्या करवाया था, पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम, ठीक है? आपकी बुक में जुडिशरी सिस्टम बाद में दिया हुआ है, यहां से दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, ये रहा, राइट? तो बाद में दिया हुआ है, लेकिन हमने वो पहले कर लिया क्योंकि वो छोटा था। अब लास्ट जो टॉपिक बच गया बेटा, जो 6 नंबर में आता है, वो है एनफोर्सिंग द लॉ। मतलब इस पॉइंट में मैं आपको पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, सर एग्जीक्यूटिव कौन है बेटा? जो लॉ को एनफोर्स कराएंगे, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, उनकी बात कर रहा हूं, राइट? तो ध्यान से देखिएगा फटाफट से, हमारे पास टोटल मिला के 4 मिनिस्ट्रीज है जो मेन हमें पढ़नी है। सबसे पहले आता है आपका नंबर 1, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आपको कीवर्ड पॉइंट्स में नोट करना है, ठीक है? आपके लिए पूरा होमवर्क है इसका नोट बनाना, चारों मिनिस्ट्री का बनाने। पॉइंटर से मैं मार्क कर रहा हूं, जो पॉइंट आपको लिखना है सिर्फ पेपर में उतना लिखना है, टेंशन नहीं बाकी। अब देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले पहला पॉइंट भाई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो नोन एज वित्त मंत्रालय, इसका हिंदी में नाम है वित्त मंत्रालय। तो पहला पॉइंट बनेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज वित्त मंत्रालय, इज अ मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भाई साहब मतलब क्या बात कर रहा है? पहला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो नोन एज वित्त मंत्रालय, या पहला पॉइंट बनाएंगे। सेकंड पॉइंट लिखना, इट इज द मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कंसर्न होता है इंडिया की इकोनॉमी से, सर्विंग एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया। मतलब बेटा जितने भी मॉनेटरी मैटर्स है, पैसे कहां से गवर्नमेंट की फंडिंग आएगी, कहां कहां पैसा जाएगा, वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का बजट बनता है हर साल, आपको पता है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। वो जो है हर साल आती है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, और वो पूरा बजट असाइन करती है कि हर मिनिस्ट्रीज को कितना पैसा मिलेगा, कहां से पैसा आएगा, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रिसीट, सब कुछ बताती है, राइट? तो ये ट्रेजरी ऑफ इंडिया से डील करता है, ठीक है? इसके आगे इट इज कंसर्न इटसेल्फ विद, अब इसके कौन कौन से मैटर है जिनमें वो डील करता है? तो आप लिखेंगे नेक्स्ट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट्स, सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंसेस एंड यूनियन बजट। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 बन जाएगा, राइट? पॉइंट नंबर 2 या 3, जब वटेवर जो भी आप बनाओ, कौन कौन से मैटर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डील करता है? टैक्सेशन, फाइनेंस से रिलेटेड लॉज जो बनते हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह होता है, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह, और जो भी फाइनेंस एंड यूनियन बजट्स है, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। इसके अलावा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेनी ऑफ आवर डे टू डे, अब देखो क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 3 क्या बनेगा भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट को डे टू डे वर्क लाइफ में will be impacted by this ministry and its pro-communication. This ministry is so important that many ministers have preferred to hold the portfolio of finance minister also. One of the important function, next point yahan se likhna, one of the important function of finance minister is to presentation of the union budget. This annual event is eagerly awaited by professionals and the common man as it provides the rate of taxes and budget allocation for the ensuing year.
तो आपके पास क्लियरली पॉइंटर्स आ गए हैं। मैं आपको पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले आप पॉइंट नंबर डालना, दिस मिनिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज वित्त मंत्रालय। फिर आप पॉइंट नंबर 2 डालना, ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आती है और ये इकोनॉमी एंड ट्रेजरी पे डील करती है। पॉइंट नंबर 3 आप डालेंगे, ये डील करती है, इसमें क्या क्या आता है, टैक्सेशन, फाइनेंशियल, लेजिस्लेशन, इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, फाइनेंस, यूनियन बजट, ये सारा। नंबर डी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको डे टू डे लाइफ में मिनिस्ट्री बहुत इम्पैक्ट करेगी। और नंबर 5, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इस मिनिस्ट्री का क्या है कि ये जो है बेटा आपका यूनियन बजट भी प्रेजेंट करती है। तो ये 5 पॉइंट आपके इसके नोट में आ गए, राइट। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैं नहीं चाहता कुछ पॉइंट आप नोट बना लो मेरे, कुछ आप बुक पे मार्क करो, अलग अलग क्यों रख रहे हो, राइट। पूरे नोट चैप्टर के बना दिए, बस लास्ट के 3-4 पॉइंट है वो बना रहा हूं, राइट। तो ये आप पूरा का पूरा नोट आपके होमवर्क में है, खुद पढ़ोगे भी थोड़ा दिमाग में भी जाएगा। अच्छा, इसी की बात, 5 पॉइंट तो यहां हो गए। 6th पॉइंट जो है वो आप इससे बना लेना, पॉइंट नंबर F। तो A B C D E 5 बन गए। 6th बेटा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बातें अलग से इस पॉइंट में बताइए। क्या बोला है? नंबर 1, ये एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड ये सबसे सुप्रीम बॉडी है। इसके 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। पहला IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये भी यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू IAS, IPS, IRS, IFS 4 एग्जाम्स, 4 पोस्टिंग होती है जहां पे आप जा सकते हो। तो IRS इज यूपीएससी का एक पोस्ट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ये भी इसका डिपार्टमेंट है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ये भी डिपार्टमेंट है। और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ये भी इसका डिपार्टमेंट है। तो F पॉइंट आप बना लेना, एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और इसमें 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंक्लूड है जो बताई गई है। ऑल्सो द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बनाओगे, ये जो है एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसका, कॉस्ट, इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विस। तो जो CMA कोर्स होता है उनकी भी एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहां पे आपके सारे पॉइंटर्स जो है बेटा वो कवर होते हैं। दिस इज व्हाट नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सारे पॉइंट बता दिए हैं, एक एक करके बना लेना अच्छे से, ठीक है। एक बार रिपीट करोगे मेरे साथ। पॉइंट नंबर 1, इट इज ऑल्सो नोन एज वित्त मंत्रालय। पॉइंट नंबर 2, ये मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और ये इंडिया की इकोनॉमी एंड ट्रेजरी को संभालती है। नंबर 3, कौन कौन से मैटर आते हैं इसमें, इसमें आपका टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट्स, इसके अलावा जो है फाइनेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन बजट, सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके बाद मैंने क्या बताया बेटा, इसके बाद हमने बात करी किसकी, कि जो इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो बजट को प्रेजेंट करता है। और फाइनली इसका कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी तो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है और ये 4 सेंट्रल जो है सिविल सर्विसेज में डिवाइडेड है, डिपार्टमेंट बता दिए। और ये CMA जो है कॉस्ट मैनेजमेंट, उनकी भी एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। तो इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पहला पॉइंट एग्जीक्यूटिव बॉडी का खत्म। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। ओ सॉरी अभी इसमें डिपार्टमेंट्स बचे। ठीक है, अब मतलब आप इतना कोई टेंशन नहीं है इस पे, आएगा क्वेश्चन, देखो डिपार्टमेंट नहीं पूछेगा, शॉर्ट नोट आएगा। ऑल्दो हमने इसके डिपार्टमेंट कर लिए, जैसे आपको पता है आपका जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, पब्लिक एंटरप्राइज, इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर। तो ये आप एक बार रीड कर लेना, मतलब इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 ये जो मेन डिपार्टमेंट है इनको नोट कर लेना, बस ये नोट में डाल दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा है फालतू, बस एक बार रीड कर लेना। अब आइए बेटा पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है, गलती से 1 लिखा हुआ है बुक में। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। भाई ये तो भाई क्या बताओ इसके बारे में, ये तो भाई जान है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये क्या है बेटा, इंडिया में जितने भी बिजनेसेस है कंपनी फॉर्मेट पे, जितने भी बिजनेस है, नॉट जस्ट कंपनी, कंपनी, पार्टनरशिप, LLP, बहुत सारे एक्ट्स है, उनको पूरा रेगुलेटरी बॉडी इज व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जो आप अभी कंपनीज एक्ट पढ़ोगे मेरे साथ लॉ में, वो सारा कंपनीज एक्ट किससे रेगुलेट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसमें नए रूल्स, अमेंडमेंट, चेंजेस जो भी कर रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स संभालेगी। नॉट जस्ट कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप, बहुत सारी बॉडीज है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स संभालती है, जिन्हें रेगुलेट करती है। नाउ अब हम इसको पढ़ते हैं फटाफट से, बहुत सिंपल से पॉइंटर्स हैं, फटाफट देखेंगे। और इसमें तो पॉइंट ही बना रखे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इंस्टीट्यूट ने अच्छा काम कर रखा है इसमें, आप डायरेक्टली बना सकते हो। पहला पॉइंट भाई साहब, ये इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। ये क्या है, पॉइंट नंबर 1 इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। अब ये प्राइमरीली कंसर्न किससे, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखती है किस का, पहला कंपनीज एक्ट 2013, जो भी करंटली कंपनी एक्ट चल रहा है उसका पूरा रेगुलेशन, सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन
ये एमसीए देखती है। नॉट जस्ट कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले जो कंपनीज एक्ट पुराना चलता था 1956 पुराना वाला, उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन करती है कंपनीज एक्ट 2013 का, कंपनीज एक्ट 1956 का, बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो एलएलपी है उसका एक्ट भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स संभालती है। इसके साथ साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2015, राइट। तो जो आईबीसी है, सर व्हाट इज आईबीसी, बेटा ये ना थोड़ा आप इतना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं। जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया निकलता है, जब उसके डेट इतने बढ़ जाते हैं कि वो एसेट को एक्सीड करते हैं, लाइक विजय माल्या, तो उनके पीछे जो सबसे पहले डिपार्टमेंट उनकी गुद्दी पकड़ता है वो है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये पूरा लॉ जो है वो बताता है कि जब आप इंस्टॉलमेंट होंगे तो क्या प्रोसीजर होगा। पता है आपको, एक लिक्विडेटर आता है, आपके एसेट बेचेगा, उससे रिकवरी करेगा, जो डेट है उन्हें पे करेगा, ऑब्वियसली पूरे डेट पे नहीं होंगे, फिर बताएगा भाई इंस्टॉलमेंट हो गया, बाकी पैसा बैड डेट हो गया। तो ये पूरा प्रोसीजर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये एक्ट है, ये लॉ है जो बताता है। और जो बॉडी है इसके अंदर वो है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो एक्ट है ये, और जो बॉडी है वो है आईबीबीआई। अभी आगे हम पढ़ेंगे आईबीबीआई क्या है। तो ये सारे एक्ट्स को रेगुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइज इन दी इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर में एंटरप्राइज है उनके रेगुलेशन के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बना है। आगे ये जो मिनिस्ट्री है ये मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट्स। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो यूपीएससी या बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करते हैं, उनके थ्रू जो निकलते हैं बेटा, ये मिनिस्ट्रीज जो है उनके द्वारा, मतलब एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ के होते हैं सिविल सर्वेंट वाले। दीज ऑफिसर्स आर इलेक्टेड थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो एग्जाम आपको पता है ऑलरेडी यूपीएससी, कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप ये पॉइंट डाल सकते हो। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एम्प्लॉय है वो बेसिकली क्या है? वो सिविल सर्वेंट्स है जो एग्जाम देकर आए यूपीएससी का। एंड फाइनली जो हाईएस्ट पोस्ट है वो है डीजीसीओए, विच इज डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो बेसिकली क्या है, जो एम्प्लॉय है वो सिविल सर्वेंट है, और जो हाईएस्ट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में लगता है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आई होप यहां तक की बातचीत आपको एकदम क्लियर हो। दिस इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप पॉइंट देख लो। नंबर 1 इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन करता है किसका? कंपनीज एक्ट 2013, 1956, एलएलपी एक्ट 2008, आईबीसी 2016, इन सबको करता है। थर्ड, रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। फोर्थ, इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं वो मोस्टली सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, और इसमें जो टॉप पे पोजीशन होती है वो होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मैटर होता है, खत्म। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम सर, आगे बढ़ते हैं। इसके डिपार्टमेंट्स देख लो बेटा, थोड़े से इसके डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है? अच्छा नहीं, होम, ठीक है, बस खत्म, कॉर्पोरेट अफेयर खत्म, होम अफेयर्स में अगला। नेक्स्ट आएंगे पॉइंट नंबर 3। पता नहीं बुक में क्या मिस्टेक्स कर रखी है। पॉइंट नंबर 3 बेटा, पॉइंट नंबर 3 में हेडिंग डालेंगे आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय। पहली हो गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखना। सेकंड हो गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो अभी ये नोट लिखवा है। 4-5 पॉइंट पेपर में आएगा, कोई 3 आएंगी 6 नंबर में, या कोई 2 आएगी 6 नंबर में, तो ये तो फिर भी बहुत ज्यादा कंटेंट है। अब थर्ड आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। बेटा देखो सिंपल है, जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल अफेयर्स होते हैं, देखो मैं वहां की बात नहीं कर रहा, एक होता है डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग है। जो इंटरनल सिक्योरिटी है कंट्री की, वो पूरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देता है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, तो ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में डील करता है। अब देखो जल्दी एक एक पॉइंट देखेंगे, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सेकंड, एज एन इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैंने बताया ना इंटरनल मैटर भी डील करती है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होम मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्ट्री, उसका हेड कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जो कि अभी के लिए करंटली अमित शाह जी है, जिन्हें होम मिनिस्टर भी बोलते हैं प्यार से। तो अमित शाह करंट है, अमित शाह जी जो है होम मिनिस्टर है करंटली। ये आपका होम अफेयर्स हो गया। अब इसके अंदर बेटा डिपार्टमेंट देख लीजिए, कुछ डिपार्टमेंट है। अब इसमें क्योंकि कंटेंट कम है तो डिपार्टमेंट अपने को पढ़ना पड़ेगा।
पहले वाले में बहुत सारे थे कंटेंट में, तो डिपार्टमेंट मैंने छुड़वा दी। अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन कौन से आते हैं, बस ऊपर ऊपर से आते हैं, कोई भी 3-4 पॉइंट लिख देना। पहला आता है डिपार्टमेंट किसका, बॉर्डर मैनेजमेंट का। दूसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी इसके अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर। थर्ड डिपार्टमेंट आता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स का, क्योंकि ये थोड़े क्रिटिकल एरियाज है, तो यहां के लिए अलग डिपार्टमेंट है। फोर्थ आता है बेटा आपका डिपार्टमेंट ऑफ होम। फिफ्थ आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसके लिए नीचे सब एक अलग से नोट दिया है, राइट। और नेक्स्ट सिक्स्थ आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। तो आप कोई भी 3 या 4 आप लिख देना अलग से पॉइंट बना के कि होम मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है। एक आपका हो गया बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल अफेयर्स की बात हो गई, एक आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम, एक हो गया जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो 4 कोई भी आपको याद है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में जो ये बढ़ाया फिफ्थ पॉइंट, इसके अंदर फर्दर 3 डिपार्टमेंट है। सबसे पहला, ठीक है, ये फिफ्थ के अंदर है सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, इसमें पूरा सीबीआई सीआईडी ये सब आता है। सेकंड जो है फिफ्थ का वो है सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और सी है डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, जो हर 10 साल में सेंसस होती है, जनगणना होती है, वो पूरा सेंसस ऑपरेशन डिपार्टमेंट संभालता है। तो ये इसके डिपार्टमेंट्स है, 5 डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट है, और फिफ्थ वाले के अंदर फर्दर 3 एबीसी करके दिए। बस आप एक रीड कर लेना, नॉट इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा, ऊपर वाला कंटेंट याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 मिनिस्ट्रीज खत्म होती है, इसके डिपार्टमेंट भी डन। फाइनली जो लास्ट मिनिस्ट्री आती है दैट इज मिनिस्ट्री नंबर 4, बेटा वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अब क्या बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, देखते हैं। नंबर 1 हमेशा की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट मिनिस्ट्री है। डील्स विद क्या, डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, पहला मैटर। सेकंड किस में डील करती है, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज थ्रू लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो अगर आप नोटिस करो तो यहां पे 3 चीजें हैं, ये डील करती है किसमें, पहला इसका एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, सेकंड डिपार्टमेंट है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और थर्ड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। और ये अलग अलग काम करता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मैनेज करता है लीगल अफेयर्स को, डिपार्टमेंट लेजिस्लेटिव वाला लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज को, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है जस्टिस का। ठीक है, तो 3 डिपार्टमेंट है। द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, इसका कोई काम नहीं, इतना यहाँ पे याद रखिएगा, राइट। तो एकदम सिंपल, एकदम सोबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप यहां तक सारी बातें आपको 100% क्लियर है। कोई भी डाउट या परेशानी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। बस ये रीडिंग पर्सपेक्टिव से बेटा आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं रीड करवा रहा हूँ, दैट्स इट, राइट। तो हमने पूरा चैप्टर एंड कर दिया, लास्ट की मिनिस्ट्रीज कुछ बची है वो भी हमने रीड आउट कर ली। तो सबसे पहले हमने आज की क्लास में जुडिशरी बॉडीज को कवर अप करा, पूरी जुडिशरी बॉडी डन। जुडिशरी बॉडी के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन। उसके बाद हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी, एनफोर्स कौन करता है लॉ को, पहला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके नोट पे डिस्कशन करा, पहला ये नोट्स बना लेना प्रॉपर वाले होमवर्क में। सेकंड आएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करना, नोट बना लेना। थर्ड आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि थोड़ा कंटेंट था, उसके डिपार्टमेंट याद रख लेना थोड़े, उसमें नोट कंटेंट आ जाएगा। और लास्ट है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसमें लीगल अफेयर्स है, लॉ एग्जीक्यूटिव्स है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल जो है आपका अफेयर्स है, ये सारी बातें हैं। अब कुछ सेपरेट बॉडीज भी मैंने आपको बताई, ठीक है, ये डिपार्टमेंट एक बार आप देख लेना। कुछ सेपरेट बॉडीज है जो आप मतलब 4 हो गई है, अब आप इसे 5th बना के लिख लो। आपको पेपर में शॉर्ट नोट आएगा डायरेक्टली, 3 पॉइंट कोई भी दिए होंगे। नेक्स्ट आता है बेटा सेबी। सेबी इज व्हाट, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखो मैं पहले अपने लेवल पे समझाता हूं, तो भाई देखो इंडिया का जो भी स्टॉक या बोलो सिक्योरिटी या बोलो कैपिटल मार्केट है, इंडिया का जो भी स्टॉक, सिक्योरिटी या कैपिटल मार्केट है, ये पूरा मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी जो है, जो सुपरविजन करता है, पूरा रेगुलेटरी बॉडी कौन है, दैट इज सेबी। आई रिपीट बेटा, इंडिया में जो भी स्टॉक, सिक्योरिटी, कैपिटल मार्केट है, उसका रेगुलेटरी बॉडी है सेबी। मतलब सेबी एक सुपरवाइजर, एक वॉच डॉग है कि जो स्टॉक मार्केट है वो स्मूथली परफॉर्म हो रहा है, फेयरनेस से परफॉर्म हो रहा है, कोई माल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, कोई कस्टमर के साथ जो स्टॉक शेयर होल्डर है उसके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कंपनी पैसे ले रही है शेयर नहीं दे रही, या कस्टमर शेयर लेके बैठा पैसे नहीं दे रहा, या कंपनी ने शेयर के पैसे कहीं और किसी तरीके से मिसयूज कर दिए। ऐसी प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसी प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए सेबी को एस्टैब्लिश करा, और ये आया था बेटा 1988 में।
लेकिन जब ये 1988 में आया तो याद रखना ये एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी था। क्या था? एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। मतलब सर, मतलब ये आ तो गया था लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लीगल पावर, इसके लिए कोई लॉ नहीं था। अब किसी बॉडी के पास जब तक लीगल पावर नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई लॉ नहीं है, तो उसको कोई सुनता नहीं है बेटा, राइट। तो ये आया तो 88 में था लेकिन इसके पास कोई पावर नहीं थी एसेंशियल। फिर स्टॉक मार्केट में इतने स्कैम्स हुए, इतने स्कैम्स हुए, और मेजर हुआ हर्षद मेहता स्कैम 1992। और उस स्कैम के बाद गवर्नमेंट को समझ आ गया भाई देखो अपने को स्टॉक मार्केट में और ज्यादा पावरफुल रेगुलेशन बॉडी चाहिए। अब देखो रेगुलेटरी बॉडी तो ऑलरेडी है, तो सोचा भाई बॉडी से रखते हैं, बस इसे पावर दे देते हैं। तो बाद में 1992 में हम इसके लिए एक सेपरेट एक्ट ले आए एंड दिस इज सेबी एक्ट 1992, और यहां पे इसे स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन मिला। तो बॉडी स्टैब्लिश, क्लियरली सुन लो, बॉडी स्टैब्लिश 88 में हुई लेकिन स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन जो मिला था, जो लॉ बना था, वो बना था 1992 में। ठीक है, तो आई होप ऑल क्लियर 110%। तो जल्दी से देखते हैं क्या बोल रहा है। पॉइंटर्स देखो आपके लिए इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से बना रखे, मतलब कोई मेहनत का काम ही नहीं है, बट मैं स्टिल चाहता हूं आप इसके नोट्स बनाएं जरूर, राइट। कोई आलस वाला काम नहीं करना भाई। पहला, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, किसके लिए? सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट के लिए इंडिया में। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आती है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पढ़ी थी सबसे पहले, उसके अंदर ही सेबी आता है। ठीक है, तो सेबी जो है अंडर दी ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है। लास्ट स्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 में एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, और इसे स्टैट्यूटरी पावर मिली थी 30 जनवरी 1992 अंडर सेबी एक्ट 1992 से। तो 88 में आया था एग्जीक्यूटिव बॉडी, बट स्टैट्यूटरी पावर्स मिली थी एक्ट से 1992 में। तो ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट, सेबी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, होम अफेयर्स हो गया, लॉ एंड जस्टिस हो गया, सेबी हो गया। नेक्स्ट आइए भाई, इसकी क्या बात करूं, इसके लिए तो जितनी बात करी है उतनी कम है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? आरबीआई। बेटा इसको आपने 12th क्लास में मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा है। ये क्या है? ये रेगुलेटरी बॉडी है, किसका? पूरे के पूरे मनी एंड बैंकिंग का, पूरे के पूरे जितने भी मॉनेटरी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मैटर है, इशू करेंसी से लेके बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर, बैंक एंड सुपरविजन, सारे मैटर्स ये हमारा संभालता है। इसे एपेक्स बैंक बोलते हैं, राइट। तो आप जो है इसके बारे में पहले ऑलरेडी जानते हो, इस पे भी क्वेश्चन आया शॉर्ट नोट 3 नंबर में। तो फटाफट पॉइंटर्स देखना, इंस्टीट्यूट ने बना के दिए हुए हैं। पहला, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है एंड रेगुलेटरी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉइंट नंबर 2, इट इज, ये भी ओनरशिप किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेबी को भी संभालती है, आरबीआई को भी संभालती है। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कंट्रोल, इशू, मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। तो बेटा जो मनी है उसकी पूरा मनी को कंट्रोल करता है, इशू करता है, मेंटेन करता है मनी सप्लाई को। एंड लास्ट पॉइंट, ये मैनेज करता है कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क्स टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम संभालता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो ये तो हो गए 4 बेसिक पॉइंट। ये तो आपको ऑलरेडी 12th क्लास में आपने पढ़े हैं, इसमें कुछ नया नहीं था, राइट। एपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है, पूरा बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल, इशू और मेंटेन करता है, सब कुछ हो गया। बेटा ये है नए पॉइंट्स, ये वाले जो पॉइंट है ये नए हैं। ये आप अगर डाल दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल एकदम 4 चांद लगा देगा। पॉइंट क्या सुनना ध्यान से, BRBNM क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। BRBNM ये आरबीआई का एक स्पेशल डिवीजन है जो प्रिंट एंड मिंट करता है इंडियन करेंसी। मतलब जो नोट्स बनते हैं वो आरबीआई बनाता है। आरबीआई का कौन सा बेंच, कौन सा डिपार्टमेंट? वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। ये पर्टिकुलर एक डिवीजन है आरबीआई का जो स्पेसिफिकली प्रिंट एंड मिंट के काम करता है, नोट्स के, ठीक है। और इसके बेटा इसके 2 करेंसी प्रिंटिंग प्रोसेस लोकेटेड है, कहां पे? एक नासिक पे वेस्टर्न इंडियन और एक देवास में सेंट्रल इंडियन। तो 2 डिपार्टमेंट है इसके जहां पे मिंट एंड प्रिंटिंग होती है करेंसी की। तो ये एक पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, बेटा आरबीआई ने एक और चीज बनाई है, इसने स्टैब्लिश करा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरा का पूरा यूपीआई का काम रेगुलेट करता है। जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स होती है ना, रेगुलेशंस उनका, वो ये डिपार्टमेंट करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो 2 डिपार्टमेंट आ गए, एक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, ये करेंसी की प्रिंटिंग करता है। दूसरा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा यूपीआई का संभालता है। और तीसरा एक और इसका काम है, वो क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन।
was established by RBI, one of its specialized division for the purpose of क्या, providing insurance of deposit and guaranteeing of credit facility to all Indian bank. जैसे फॉर एग्जांपल यस बैंक, बेटा अभी आपको पता है यस बैंक में लेट से आपके 3 लाख रुपए पड़े हैं, और अभी आपको पता होगा यस बैंक जो है इंसॉल्वेंसी में चला गया, तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था। अब मान लीजिए आज ये इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक बंद हो गया, इसने किसी को लोन दिया, लोन लेके वो विजय माल्या जैसा बंदा भाग गया। अब पॉइंट ये है कि ये जो 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में थे, अब बैंक के पास तो पैसे नहीं है, कैसे देगा? तो आरबीआई डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो इसका डिवीजन है, उससे बोलता है कि भाई 5 लाख तक का डिपॉजिट हम इंश्योर करेंगे। पहले लिमिट 2 लाख थी, लेकिन यस बैंक के बाद ये 5 लाख हो गई है। मतलब आपके सेविंग अकाउंट में अगर 5 लाख तक का अमाउंट है तो वो आरबीआई ने इंश्योर्ड कर रखा है। बैंक डूब गया, 5 लाख तक का अमाउंट मिल जाएगा। अब मान लो मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, तो 2 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे, 4 लाख थे मिल जाएंगे, 5 लाख थे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं तो इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख तक का ही है, मुझे आरबीआई से 5 लाख ही प्रोवाइड करेगा, उसके आगे जितना भी होगा वो डूब जाएगा। तो ये भी एक आरबीआई का स्कीम है। तो यहाँ पे आरबीआई के 7 पॉइंट बताए, 4 तो बेसिक है, 3 इंपॉर्टेंट जो आप आंसर में डालोगे तो इंपैक्ट डालेंगे। बढ़िया, राइट। तो आपकी 5 के बाद छठी बॉडी हो गई आरबीआई। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस, सेबी, आरबीआई, ये 6 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7, एग्जीक्यूटिव बॉडी नंबर 7। ऑलरेडी मैंने थोड़ा डिस्कशन करा था इस पे, जल्दी से देखेंगे भाई, ये करते ही हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश। बेटा चैप्टर है आईबीबीआई विच इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, टॉपिक का नाम। अब देखो भाई, अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, कोई भी है, वो आज इंसॉल्वेंट हो जाती है, इंसॉल्वेंट मतलब उसके असेट्स कम होते हैं लाइबिलिटी से, तो इंसॉल्वेंट हो गई। अब इंसॉल्वेंसी के बाद जो पूरा प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बताता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। आपको याद है ऊपर बताया था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है कंपनी एक्ट के लिए, एलएलपी के लिए और आईबीसी के लिए। तो आईबीसी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये एक्ट बनाती है, अमेंडमेंट करती है, सब करती है। तो ये है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। अब ये तो एक्ट है जो 2016 में आया, इसमें जब भी कोई पर्सन बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट होगा तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है लीगली, वो इसमें लिखा हुआ है। अब ये तो लॉ बन गया, लेजिस्लेटिव ने बना दिया, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? अब जैसे लिखा होता है कि लिक्विडेटर जाएगा, उसके एसेट बेचेगा, लायबिलिटी पे ऑफ करेगा। अब इस प्रोसेस को करने के लिए आईबीसी के अंदर एक डिपार्टमेंट है आईबीबीआई विच इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा ये गवर्न होता है आईबीसी एक्ट से, और ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में पूरी रेगुलेशन संभालता है। तो जल्दी से पॉइंटर्स देखेंगे फटाफट से। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई, सबसे पहले क्या बोल रहा है? ये रेगुलेटर है ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एंड एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज इन इंडिया। तो जो भी इंसॉल्वेंसी का मैटर है वो सारा इस बॉडी से रेगुलेट होगा। पॉइंट नंबर 2, ये स्टैब्लिश हुआ था 10 अक्टूबर 2016 और इसे स्टैट्यूटरी पावर मिली है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में, जो लोकसभा में पास हुआ था 5 मई 2016। तो मई में एक्ट आया, अक्टूबर में आईबीबीआई आ गया। ये कवर करता है इंडिविजुअल, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, सबको। ऐसा नहीं है इंडिविजुअल, एलएलपी, पार्टनरशिप, कंपनी, सबके लिए इंसॉल्वेंसी के रूल्स यही बताएगा। द न्यू कोड विल स्पीड अप, जो ये नया कोड है ये प्रोसेस को स्पीड अप करता है, रेजोल्यूशन प्रोसेस को, फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स इन द कंट्री। नेक्स्ट, इट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का प्रोसेस है उसे सिंप्लीफाई करने के लिए आईबीसी आईबीआई को लाया गया है, और ये हैंडल करता है केसेस 2 ट्रिब्यूनल्स के अंदर। ट्रिब्यूनल्स आर कोर्ट, जो कंपनी के कोर्ट होते हैं ना, ट्रिब्यूनल बोलते हैं, एक है एनसीएलटी और एक है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो जो आईबीबीआई है वो अपने केसेस को कहां ले जाता है? वो नॉर्मल कोर्ट्स नहीं में लेके जाता, आईबीबीआई लेके जाता है अपने कोर्ट्स को, अपने मैटर्स को एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये कंपनीज का कोर्ट होता है, और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, राइट। तो ये पूरा आईबीबीआई का कॉन्सेप्ट है। आईबीबीआई यहाँ पे खत्म, इसी के साथ एनफोर्सिंग बॉडी सारी खत्म, राइट। तो बेटा आपके लिए मैंने पूरा चैप्टर हैंड रिटन नोट से कराया है, बस एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए दिया है। 7 बॉडीज है, 7 नोट आपको बनाने हैं। नोट क्या करना है वो मैंने बता दिया, की पॉइंट्स, राइट। जो हाईलाइटेड है, जो मार्क्ड है, उसी को नोट करना है, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। सारा का सारा मेन कंटेंट करा है मैंने, राइट।
पेपर में बेटा क्वेश्चन आया है आरबीआई, सेबी, आईबीबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन चारों से क्वेश्चन बना है, राइट। बाकी तीनों थोड़े से अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं है, ऐसा नहीं पूछ सकता है, बट ये चारों से क्वेश्चन आया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो चैप्टर है वो होता है खत्म। आप जो है बुक से मैच कर लेना, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा लिया है, कुछ भी चीज मिस नहीं हुई है, सिर्फ सारे नोट्स आपको पढ़ने हैं। इसके नोट्स मैं पहले ही बता रहा हूं, अब अगली क्लास से आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर्स आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भाई कसम से बता रहा हूं, इसके नोट्स मुझे नोटबुक में मिलने चाहिए। कमेंट में आपको बताना है कि सर हमने नोट बना लिए, सिर्फ एक टॉपिक के, बाकी सारे तो हमने खुद बनाए आपके साथ। तो यहाँ पे हमारा पूरा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क खत्म होता है बेटा। 3 लेक्चर लगे ऑलमोस्ट, आप देखोगे 50-55 मिनट के, मतलब मोटा मोटा 3 घंटा अगर आप दे देते हो इस चैप्टर को, आपके एग्जाम में 6 नंबर 100% कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट, कोई भसड़ नहीं, सीधा क्वेश्चन, कोई केस स्टडी या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सीधा वो क्वेश्चन पूछेगा भाई जुडिशरी सिस्टम एक्सप्लेन करो, हायरार्की बताओ, आरबीआई पे नोट लिखो, सेबी पे नोट लिखो, प्रोसेस ऑफ लॉ बताओ, टाइप्स ऑफ लॉ बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत एक पॉजिटिव साइड है इस चैप्टर का, तो मैं बच्चों को बोलता हूं बिल्कुल गलती से भी मत छोड़ना चाहता, राइट। तो पूरे आज की क्लास को समराइज करते हैं। आज मैंने आपको इंडिया का जुडिशरी सिस्टम बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। सेकेंडली हमने जो है अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी की लॉ को एनफोर्स करने वाली बॉडीज कौन सी है, तो वहां पे देयर आर मल्टीपल बॉडीज, बट हमने 7 बॉडीज को पढ़ा। पहला था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर आए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसके बाद 3 और बॉडी थी, आरबीआई, सेबी एंड आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सातों के सातों मुझे नोटिंग चाहिए। नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर आना, तभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करना। इसके साथ हमारा जो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो होता है समाप्त, एकदम खत्म 100% कवरेज के साथ। कोई टॉपिक मिस नहीं है, आप नोट से मैच अप कर लेना पूरा। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास एकदम नए लेक्चर के साथ, एकदम फ्रेश लेक्चर के साथ, और हम अपना जो पहला एक्ट स्टार्ट करें, तो बेसिक हो गया। अब जो पहला एक्ट स्टार्ट करेंगे वो होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसको डील करेंगे। बहुत प्यारा एक्ट है, बहुत बढ़िया एक्ट है, और पेपर में 10 से 15 नंबर, मतलब मुझे ज्यादा 14 नंबर का लास्ट अटेम्प्ट में आया है, 10 से 15 नंबर, 14 नंबर 3 अटेम्प्ट से लगातार 14 नंबर का आ रहा है। तो बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।